नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार है बहुत बहुत स्वागत। और आज से एक और नई सीरीज जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर होने वाली है स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मैं इतनी उम्मीद जरूर करता हूं कि आपकी जो खोज है, आपकी जो सर्च है, वो 2024 में एमपीपीएससी ने जो नया सिलेबस लॉन्च किया है वो चीज और वो कंटेंट आप उसी की तलाश में हो, तभी आप इस वीडियो तक आए हो। और ये सीरीज मेंस के ऊपर डेडिकेटेड नहीं है, ये सीरीज प्रीलिम्स के ऊपर डेडिकेटेड है। जी हाँ दोस्तों, प्रीलिम्स के अंदर जो भी सिलेबस चेंज हुआ है, जो भी टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि 2024 में जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, पुराने टॉपिक्स नहीं, जो मैं आपको अगर अप्रॉक्स टोटल बताऊं 90% कंटेंट सेम टू सेम है, चलो 85% कंटेंट सेम टू सेम है, 15% टॉपिक्स नए ऐड हो गए हैं। तो जो 15% पोर्शन नया ऐड हो गया है, जिसकी तलाश में हर एस्पिरेंट लगा हुआ है, तो उसी तलाश को इस सीरीज में A to Z कर दिया जाएगा कंप्लीट। आपको नए टॉपिक्स के लिए कहीं भी कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। और एक्सट्रीम डिटेलिंग में और फैक्ट्स के साथ हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी ये सीरीज किस चीज पर डेडिकेटेड है। प्रीलिम्स के 2024 के नए टॉपिक्स पर डेडिकेटेड है। तो बिना फैक्ट्स के तो खाना हजम होगा नहीं, तो पूरा ध्यान हम उस पर भी रखेंगे। दोस्तों, दो सीरीज कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पर चल रही हैं, जिसका आप पूरा उपयोग कर सकते हो। एक चल रही है 1000 एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज, जिसको आस्था मैम कंडक्ट करती हैं। डेली टॉप 20 एमपीजीके के क्वेश्चंस विद सुप्रीम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाए जाते हैं। उसकी सीरीज लगातार टक 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 बिल्कुल कंसिस्टेंटली चल रही है। एक सीरीज और चल रही है जो कि बहुत ही नायाब सीरीज है कि 2024 के प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन आएगा भैया, वो क्वेश्चन करवा दिया जाता है उस सीरीज में। तो उस सीरीज का भी आप पूरा लुत्फ उठा सकते हो। ये छोटी छोटी सीरीज हैं, आपके पूरे दिन का एक छोटा सा पोर्शन में ये जगह ले लेंगी और आपके पूरे प्रीलिम्स तक ये काम को सेट कर देगी। और बची कुची नए टॉपिक्स की जो झंझट थी, वो ये सीरीज और ज्यादा जो है समाप्त कर देगी दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो जो आज का टॉपिक आपने YouTube में जो वीडियो में जो आपने थंबनेल देखा होगा, जो फोटो देखी होगी, वहां से भी आपको समझ में आ गया होगा भारतवर्ष, और या फिर इस वीडियो का टाइटल देखा होगा तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है, भारतवर्ष। दोस्तों, प्रीलिम्स में जो 2024 के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में यूनिट नंबर 1, पहले ओल्ड सिलेबस के हिसाब से यूनिट नंबर 1 एमपी पर डेडिकेटेड होती थी, लेकिन अब जो यूनिट नंबर 1 है वो भारतीय इतिहास पर डेडिकेट कर दी गई है। यानी कि हमने उसको काय पे डेडिकेट कर दिया है, इंडियन हिस्ट्री पे। मतलब हमने नहीं, एमपीपीएससी ने जो है उसको डेडिकेट कर दिया है भारतीय इतिहास में। तो उसमें एक नया टॉपिक हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष जो शब्द है, जनरली हम उसको हिस्ट्री में उतना डिटेल में पढ़ते नहीं है। अब चूंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है तो इसका एक से एक अंजर पंजर पूरा खोल के रख देंगे। आपको इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं, आपकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। उस उच्च कोटि की नॉलेज में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर मैं वो काम करने में सक्षम हो पाया हूं तो कमेंट में उस बात को आप जरूर मुझे बताइएगा। और अगर मैं उस काम में सक्षम नहीं हो पाया, आप जिस उम्मीद के साथ इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अगर उस लेवल तक मैं आपको नहीं ले जा पाया तो उसका भी कमेंट आप मुझे कर दीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो राय है वो सराखों पर है। तो आइए दोस्तों, भारतवर्ष के बारे में थोड़ा हम शुरू करते हैं कि ये जो शब्द हमको देखने को मिल रहा है भारतवर्ष, इसका नंबर आएगा बाद में। ये तो बेटा जी हैं, इनसे पहले पढ़ने पड़ेंगे पिताजी, और उनसे भी पहले दादाजी पढ़ने पड़ेंगे। तो आओ जरा देखें, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है पराख्या तंत्रम। क्या लिखा हुआ है? पराख्या तंत्रम। हिंदी में भी लिखा है पराख्या तंत्रम, इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने पराख्या तंत्रम। अब ये पराख्या तंत्रम है क्या? तो देखिए दोस्तों, ये एक ग्रंथ है, ये एक स्क्रिप्चर है जो किस पे डेडिकेटेड है?
जो शैव सिद्धांत पर डेडिकेटेड है, मतलब बेसिकली शिवजी की जो भक्ति होती है उस पर डेडिकेटेड है। ठीक है, और नाम क्या है इस ग्रंथ का? पराख्य तंत्रम, नाम याद रखना। ठीक है, तो पराख्य तंत्रम नाम क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आऊंगा उस पर, लेकिन पहले मतलब समझाना था। तो शिवजी की भक्ति पर डेडिकेटेड एक स्क्रिप्चर है, एक ग्रंथ है पराख्य तंत्रम। उसके बाद दोस्तों एक नाम आपको और मिलेगा, मत्स्य पुराण। ये मैं समझता हूं पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं, पहले भी सुना होगा। फिर एक पुराण आपको और मिलेगा जिसका नाम है भागवत पुराण। ठीक है, ये भी आपने नाम जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है कि हमारे टोटल कितने पुराण हैं? नहीं पता है तो जान लें। टोटल दोस्तों 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। अब इन 18 पुराणों में से ही एक मत्स्य पुराण है और इन 18 पुराणों में से ही एक भागवत पुराण है। अब थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा होगा। अब सुनो, पराख्य तंत्रम, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण, इन तीनों ही जगह पर एक बात लिखी हुई है। वो क्या बात है आइए समझते हैं। इन तीनों ही ग्रंथों में एक जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि देखो, लिखता भी है अकॉर्डिंग टू दीज स्क्रिप्चर्स, ये तीनों स्क्रिप्चर्स के अनुसार, इन तीनों ग्रंथों के अनुसार जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, उसको, मतलब यहां पर जो पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया कहा जा रहा है वो हमारी पृथ्वी से संबंधित कही जा रही है, अर्थ की बात हो रही है कि हमारा जो पूरा अर्थ है वो कितने द्वीपों में बटा हुआ है? वो 7 द्वीपों में बटा हुआ है। कितने द्वीप में बटा है? 7 द्वीप में बटा है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं 7 आइलैंड्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? 7 आइलैंड्स। और हिंदी में क्या कहते हैं? सप्तद्वीप। वैसे तो आप सप्तद्वीप को इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, जैसे इंग्लिश में मैंने यहां पे सप्तद्वीप लिखा है, हिंदी में यहां पे सप्तद्वीप लिखा है, ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या होता है? सप्तद्वीप का मतलब 7 आइलैंड्स। और आइलैंड्स आपको पता है आइलैंड क्या होता है? आइलैंड मतलब जो चारों दिशाओं से पानी से घिरा होता है। तो इस पूरे अर्थ पर कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं, और वो सातों के सातों पानी से घिरे हुए होंगे। इसीलिए ये पूरी अर्थ को हम क्या कहते हैं कि ये पूरा जो अर्थ है वो 7 द्वीपों में बटा है, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्तद्वीप, यानी कि 7 आइलैंड्स। और ये जानकारी कहां लिखी है? पराख्य तंत्रम में भी लिखी है, मत्स्य पुराण में भी लिखी है, भागवत पुराण में भी लिखी है। तो ये आपके फैक्चुअल एमसीक्यू के लिए जरूरी है। कितने द्वीप में पूरा अर्थ बटा हुआ है, विभाजित है? 7 द्वीपों में बटा हुआ है। किस नाम से पुकारते हैं 7 द्वीपों को? तो सप्तद्वीप के नाम से पुकारते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई? चलो अब जरा देखना, यहां पर कुछ और दिखाना चाहता हूं मैं। यहां पर आपको ये मैं आपको ना मैप दिखाना चाहता हूं। थोड़ा पुराना सा मैप है, लेकिन पूरा जो है मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ये समझा पाऊं। अभी मैं द्वीप का नाम आपको पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि कैसे सारे के सारे पानी से घिरे हुए हैं। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये बीच वाला जो पूरा आपको सेक्शन दिख रहा है, ये आपका जम्बू द्वीप है। क्या है? जम्बू द्वीप। टोटल कितने द्वीप होंगे? 7 होंगे, है ना? काउंट करना शुरू करते हैं। 7 द्वीप मिल रहे हैं कि नहीं? एक तो ये हमारा जम्बू द्वीप हो गया, ये हमारा दूसरा द्वीप हो गया। अभी इन सातों के नाम भी दिखाऊंगा। ये तीसरा द्वीप हो गया, ये चौथा द्वीप हो गया, ये 5वां द्वीप हो गया, ये 6ठा द्वीप हो गया, ये 7वां द्वीप हो गया। तो ये जो काले काले पट्टे बने हुए हैं ये द्वीप को दर्शा रहे हैं। और इनके बीच में, हर किसी के बीच में क्या है? एक समुद्र है। जैसे कि एक समुद्र जो सबसे पहला है वो खारे पानी का समुद्र है, नमक का समुद्र है। फिर उसके बाद गन्ने के रस, शुगर केन का समुद्र है। फिर उसके बाद मदिरा का समुद्र है। उसके बाद घी का समुद्र है। उसके बाद दही यानी कि योगर्ट का समुद्र है। उसके बाद दूध का समुद्र है। उसके बाद पवित्र जल का समुद्र है। दोस्तों अगर आप ये नहीं पढ़ पाओगे ना तो आपको एग्जैक्टली भारतवर्ष क्या है वो समझ में नहीं आएगा, और आगे आपके लिए खजाना छुपा हुआ है। ऐसा खटाक से भारतवर्ष आपके दिमाग में जाएगा। निरंतर देखिएगा, पूरा देखना है इसको, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे सारे द्वीप, अगर जम्बू द्वीप को देखोगे तो जम्बू द्वीप कौन से समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है? नमक के समुद्र से। अगर आप उसके बाद का द्वीप उठाओगे तो वो कैसे घिरा हुआ है चारों तरफ से? गन्ने के रस का समुद्र है। तो ये हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है दे रखा है। तो आई होप कि पहले तो आपको डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक है?
और सबसे बाहर क्या आते हैं? सबसे बाहर लोकालोक पर्वत आते हैं। कौन से पर्वत आते हैं? लोकालोक पर्वत। तो वो भी आप याद रखिएगा, कौन से पर्वत सबसे बाहर आते हैं? लोकालोक पर्वत जो है सबसे बाहर आते हैं, आउटर बाउंड्री बनाते हैं। हमारा जो जम्बू द्वीप है ये पूरा, इसके बीच में यहां पर एक सेंटर में एक पर्वत आता है जिसका नाम है मेरू पर्वत। जिसका नाम क्या है? मेरू पर्वत। तो जम्बू द्वीप के बीच में मेरू पर्वत है, बिल्कुल ऊंचा सा, और सारे द्वीपों के सबसे लास्ट में, सबसे बाहर जो बाउंड्री है वो लोकालोक पर्वतों की। ये देखिए, लोकालोक पर्वतों की पूरी लास्ट में एक बाउंड्री बनी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा वापस नॉर्मल साइज का कर देता हूं और फिर आप देखिएगा, ये इसका नॉर्मल साइज मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सुनो, आगे बढ़ता हूं। अब ये देखो, अब आपके लिए थोड़ा और इजी कर दिया कि पूरी दुनिया कितने द्वीपों में बटी है? 7 द्वीपों में। अभी आप पीछे देख के आए, पहला कौन सा है? पहला है जम्बू द्वीप, जो नाम आपने काफी बार सुना होगा। भारत को ही जम्बू द्वीप कह देते हैं, ये गलत है, इसको हम क्लियर करेंगे। पहला है जम्बू द्वीप, दूसरा है शाक द्वीप, तीसरा है कुश द्वीप, चौथा है क्रौंच द्वीप, पांचवा है शाल्म द्वीप, छठा है गोमेद द्वीप और सातवां है पुष्कर द्वीप। क्या एज इट इज रटा होना जरूरी है? जी नहीं, 2 दफा पढ़ लो, दिमाग में सेट आराम से हो जाएगा। जम्बू द्वीप ऑटोमेटिकली याद रख लोगे। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो कुश भाई साहब हैं वो शक कर रहे हैं, और शक करने की वजह से क्रौच कर रहे हैं, शाल्म कर रहे हैं, गोमेद कर रहे हैं, पुष्कर कर रहे हैं। जैसी भी आप इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहो कर सकते हो। अगर आपको ये एज इट इज रटने की आवश्यकता होती तो मैं अभी आपको एक कोरिलेशन बना के दे देता। नाम इनके रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, पता होने चाहिए। 7 द्वीप हैं जिसमें से एक जम्बू द्वीप है, बस इतना पता होगा, काम बन जाएगा आपका प्रीलिम्स में। ठीक है, अब सुनो, अब ये जम्बू द्वीप आगे चल के 9 वर्षों में बटा हुआ है। 9 वर्ष मतलब 9 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं? अब देखो, ये 9 के 9 भागों के नाम हैं। सारे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक याद करो। ये सारे 9 के 9 वर्ष हैं, जिसमें से एक कौन है? भारतवर्ष। अब निकल के आया आंसर। पूरी दुनिया कितने, पूरा पृथ्वी कितने द्वीप में बटी है? 7। उन 7 द्वीप में से एक कौन सा है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप खुद कितने वर्षों में बटा है, कितने भागों में बटा है? 9। उसमें से एक वर्ष कौन सा है? भारतवर्ष। तो अब हम भारतवर्ष के करीब समझते हुए पहुंच रहे हैं। ठीक है, बाकी वर्ष के नाम दे जरूर रखे हैं, रीडिंग आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रटने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि सारे वर्ष में आपको पढ़ के जरूर बताऊंगा। एक है भारतवर्ष, दूसरा है केतु मूला वर्ष, फिर है हरिवर्ष, फिर है इलाव्रता वर्ष, फिर है कुरु वर्ष, फिर है हिरण्यक वर्ष, फिर है रमयक वर्ष, फिर है किमपुरुष वर्ष, और फिर कौन सा है? भद्राश्व वर्ष। तो ये 9 वर्ष हैं, जिसमें से एक कौन सा है? भारतवर्ष। हमारा सिलेबस केवल हमको भारतवर्ष पढ़ने को कह रहा है, तो हमारा फोकस किस पर रहेगा? भारतवर्ष पर रहेगा। अगर सारे पढ़ने को कहता तो हम फिर सारे पढ़ते। अगर हमारे सिलेबस में जम्बू द्वीप करके लिखा होता तो हमको 9 के 9 वर्ष जो है पढ़ने पड़ जाते। ठीक है, भारतवर्ष। अब चलो, अब आगे आपको एक पेज और ऐसा दिखाता हूं कि आपकी क्लैरिटी और बन जाएगी। अब इसको देखो, ये आपकी क्लैरिटी को और बेहतर बनाएगा, और शानदार बनाएगा। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के अंदर क्या क्या आया करता था, पहले वो समझ लो। जम्बू द्वीप 7 द्वीपों में से एक था, और वर्तमान का जो आप एशिया देखते हो, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा एशिया। एशिया के बाजू में पूरा का पूरा जो यूरोप रखा है, वो भी पूरा का पूरा यूरोप, पूरा का पूरा अफ्रीका, और पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका। मतलब सारे बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं उनको मिला के एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका, इन सारे महाद्वीपों को मिला के बनता था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कितने वर्षों में बटा हुआ था? 9 वर्षों में बटा हुआ था, जिसमें से एक वर्ष कौन सा था? जिसमें से एक वर्ष था भारतवर्ष। भारतवर्ष के अंदर क्या क्या आया करता था, ये भी सुन लो। भारतवर्ष के अंदर जो आज वर्तमान का भारत आप देखते हो, ये तो आता ही था। पाकिस्तान का पूरा इलाका, बांग्लादेश का पूरा इलाका, नेपाल का पूरा इलाका, भूटान का पूरा इलाका, अफगानिस्तान का पूरा इलाका। इनफैक्ट अफगानिस्तान
से भी आप और ज्यादा पश्चिम में चलो, जैसे कि ये हमने हिंदुस्तान का मैप बना लिया, यहां पर हमने अफगानिस्तान लिख दिया, तो अफगानिस्तान से भी आप और ज्यादा वेस्ट में और ज्यादा पश्चिम में आप चलोगे तो आपको यहां पर बेटा एक सागर दिखता है जिसका नाम है कैस्पियन सी। आपने काफी बार सुना होगा कैस्पियन सी। वहां तक फैला हुआ था भारतवर्ष, लेकिन उस जमाने में कैस्पियन सी को कैस्पियन सी ना बोल के कश्यप सागर बोलते थे। क्या बोलते थे? कश्यप सागर बोलते थे। तो भारतवर्ष की कोई आपसे परिभाषा पूछ ले तो वर्तमान का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और पश्चिम में कहां तक फैला था? तो पश्चिम में जो है ये कैस्पियन सी तक अर्थात कश्यप सागर तक जो है ये फैला हुआ था। ये समझ में आया? तो ये तो देखो भैया पूरे महाद्वीप ही लेके बैठा है, और भारतवर्ष के अंदर महाद्वीप नहीं कुछ कुछ देश आते हैं। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर एक ये छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सुनो एक नया टॉपिक है भारत खंड। ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, तो ये भी मैं आपको अभी क्लियर करके दे रहा हूं। भारत खंड क्या है? देखो भारतवर्ष के अंदर इतना सारा माल है, तो केवल भारत वाले हिस्से को उठा लो। जो आप ये आज मैप देखते हो पूरा, ये जो पूरा इंडिया का आप मैप देखते हो, इस इंडिया के मैप को हम पहले क्या कहते थे? भारत खंड कहते थे। तो वर्तमान का सिर्फ जो भारत वाला हिस्सा है उसको भारत खंड कहा जाता था। और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स गलती क्या कर रहे हैं लगातार कि वो भारतवर्ष का मतलब केवल इंडिया समझ रहे हैं, जो कि गलत है। केवल इंडिया वाला पोर्शन भारत खंड था, और जब आप इंडिया के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और पूरा कैस्पियन सी तक मिला दोगे तब भारतवर्ष बनता है। और भारतवर्ष से बहुत बहुत बड़ा था जम्बू द्वीप। ठीक है, तो ना तो जम्बू द्वीप को हिंदुस्तान कहना, ना तो आप भारतवर्ष को इंडिया कह देना, ऐसा कुछ मत करना। इंडिया वाला मैप जो है वो केवल भारत खंड को दर्शाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया? वेरी नाइस। तो यहीं तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं तगड़ा तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, आपके प्रीलिम्स में ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है तो प्रीलिम्स का ही टॉपिक क्या बन सकता है कि जो भारतवर्ष है ना बॉस, भारतवर्ष को भारतवर्ष बोलने से पहले क्या बोलते थे? तो भारतवर्ष को भारतवर्ष बोलने से पहले बोलते थे अजनाभ वर्ष। क्या बोलते थे? अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष ये भारतवर्ष से पहले का नाम था। अब अजनाभ वर्ष बोलने से पहले क्या बोलते थे? तो अजनाभ वर्ष बोलने से पहले क्या बोलते थे? हिमवत प्रदेश। तो पहले मतलब सबसे पुराना क्या नाम हो गया? हिमवत प्रदेश। फिर नया नाम क्या आया? अजनाभ वर्ष। और फिर उसके बाद नया नाम क्या आया? भारतवर्ष। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो भारतवर्ष के ये दो पुराने नाम है। ये आपके फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं। आगे और देखो, ये भी आपसे यहां पर भी क्वेश्चन फैक्चुअल काफी बन सकते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले भारत खंड पढ़ के आए थे। भारत खंड का तात्पर्य क्या था? भारत खंड का तात्पर्य केवल जो आज आप इंडिया का मैप देखते हो सिर्फ उतने इलाके को भारत खंड कहते थे। तो अगर हम संस्कृत और पाली भाषा के साहित्यों को, लिटरेचर को उठा लें तो जो भारत खंड वाला हिस्सा था, यानी कि जो केवल इंडिया का मैप वाला हिस्सा था, इसको कितने जोन्स में, कितने क्षेत्रों में बांटा गया था? तो इसको दोस्तों 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। ये भारतवर्ष को नहीं बांट रहे, लगातार कह रहा हूं, भारत खंड को बांट रहे हैं, केवल ये हिंदुस्तान वाले मैप को बांट रहे हैं। तो ये 5 जोन क्या थे? तो दोस्तों जो उत्तर वाला हिस्सा था ना, जो उत्तर वाला हिस्सा था उसे कहते थे उदिच्य। उत्तर वाले हिस्से को उदिच्य कहते थे। जो सेंट्रल वाला, केंद्र वाला हिस्सा था, यानी कि ये बीच वाला, उसको कहते थे या तो मध्य बोल देते थे या फिर मझी मदेसा बोल देते थे। या तो मध्य बोलते थे या मझी मदेसा बोलते थे। उसके बाद जो पूरब वाला हिस्सा है, ईस्ट वाला, ये वाला जो पूरब वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते थे? प्राच्य बोलते थे। क्या बोलते थे? प्राच्य। उसके बाद जो वेस्ट, ये गुजरात वाला जो हिस्सा है, पश्चिम वाला जो हिस्सा है, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे प्रतीच्य। कंफ्यूज मत करना, पूरब वाला बोल रहे हैं, देखो पूरब वाले को क्या बोल रहे हैं, ईस्ट वाले को क्या बोल रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं प्राच्य। और जो वेस्ट वाला है, पश्चिम वाला हिस्सा है, उसको क्या बोल रहे हैं? प्रतीच्य।
और फिर दक्षिण वाला, साउथ वाला हिस्सा आपने हिस्ट्री में कई बार नाम सुना होगा, दक्षिणापथ। तो जो नाम कई बार सुना है वो सरल लगता है, जो पहली दफा सुन रहे हैं उसको वो थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है, ठीक है ना। तो उदिच यानी कि नॉर्थ, मध्य या मध्यी मदेशा यानी कि मध्य वाला हिस्सा, पूर्व को प्राच्य, वेस्ट को प्रतीच्य और दक्षिण वाले को दक्षिणापथ कहते थे। इतना क्लियर हो गया। एक बार आओ रिवाइज कर लें। अगर मैं मत्स्य पुराण उठा लूं, भागवत पुराण उठा लूं, इन सारी चीजों को अगर मैं उठा लूं, तो मुझे बताओ कि पूरा अर्थ कितने द्वीपों में बटा है? 7 द्वीपों में। 7 द्वीपों में से एक कौन सा है? जम्बू द्वीप, जो सबसे बीच में आता है। जम्बू द्वीप कितने वर्षों में बटा है? तो जम्बू द्वीप बटा है टोटल 9 वर्षों में। 9 वर्षों में से एक कौन सा है? भारतवर्ष। भारतवर्ष भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि जम्बू द्वीप के अंदर आपका एशिया भी आ गया, आपका यूरोप भी आ गया, आपका अफ्रीका भी आ गया, आपका उत्तरी अमेरिका भी आ गया। भारतवर्ष के अंदर आपका पाकिस्तान भी आ गया, नेपाल भी आ गया, भूटान भी आ गया, आपका अफगानिस्तान भी आ गया, आपका पश्चिम तक पूरा कास्पियन सी तक आ गया। लेकिन जो केवल इंडियन मैप वाला हिस्सा है उसको आपने क्या कहा? उसको आपने भारत खंड कहा। और फिर भारत खंड को भी कितनी जोन्स में बांटा गया है? 5 जोन्स में बांटा गया है। और वो 5 जोन्स के नाम हमने यहां से देख लिए। तो ये 3, 4, 5 पेज में हमने एक ऐसे कंफ्यूजन को हटा दिया जो लग रहा है कि अभी हमने बड़े छोटे से में सब कुछ कवर कर डाला। वो इसीलिए कवर कर डाला क्योंकि इसको बनाने के पीछे रिसर्च की गई पूरी, फिर इसको कन्वर्ट करके समराइज करके पूरा एक निचोड़ यहां पे डाल दिया गया। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि जम्बू द्वीप क्या है, भारतवर्ष क्या है और भारत खंड क्या है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट से एकदम धांसू क्लियर। अब हम चलेंगे और थोड़े से मेन कंटेंट की ओर, जहां पर एक एक पॉइंट आपके लिए बनाया गया है। सबसे पहला क्या कहता है कि जो भारतवर्ष, ये जो नाम है, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को, यानी कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसको दिखाता है। लेकिन अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो बताओ क्या ये पूरी तरीके से बात ठीक है? कायदे से भारतवर्ष केवल भारतीय उपमहाद्वीप को नहीं दिखाता, भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाने वाला, सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाने वाला भारतवर्ष नहीं है। क्या है एग्जैक्टली? भारत खंड है। तो एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा हम उस लेवल के हिसाब से, अगर एग्जाम में भारत खंड विकल्प में आता है तो हमेशा आपको चूज करना है भारत खंड। अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि केवल बताओ भैया भारतीय उपमहाद्वीप, सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप, केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये भारत खंड के नाम से। लेकिन ओवरऑल उसके आसपास आपने सारे पड़ोसी देश जोड़ दिए, तब वो भारत वर्ष बन जाएगा। ठीक है ना। चलो, संस्कृत में भारतवर्ष को हम लोग केवल भारत के नाम से जानते थे, ये आपको यहां पर समझने वाली बात है ना। संस्कृत में हम इसको केवल भारत के नाम से जानते थे। उसके बाद क्या है कि भारतवर्ष हमको एग्जैक्टली क्या केवल किसी जगहों के नाम के बारे में बता देता है कि भारतवर्ष के अंदर ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है? वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। भारतवर्ष बेटा केवल और केवल लोकेशंस नहीं बताता, वो हमारे इंडिया का जो हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, और रिलीजियस यानी कि धार्मिक महत्व को भी बताता है। यानी कि हमारा जो भारत है वो कितना ज्यादा संपन्न है, कितना ज्यादा समृद्ध है, किन किन चीजों में, चाहे इतिहास उठा लो, चाहे संस्कृति उठा लो, चाहे धर्म उठा लो, इन तीनों ही सेक्टर में हमारा जो भारत है वो बहुत ज्यादा संपन्न है, समृद्ध है। ठीक है, ये भी हमको बात पता चलती है। अब ये जो नाम पड़ा है ना भारत, ये भारत नाम बेसिकली आया कहां से है? द नेम भारत इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एंशियंट किंग। एक प्राचीन राजा थे जिनका नाम था भरत, एक प्राचीन राजा थे जिनका नाम था भरत, और भरत नाम के राजा से ये शब्द निकाला गया है भारत। ठीक है, अब ये जो भरत राजा थे ना, भरत राजा कौन थे? भरत राजा का नाम काफी जगह जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, जो हिंदू शास्त्र हैं, वहां पर हमको भरत राजा का नाम जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे आगे और क्या लिखा हुआ है यहां पर, आगे भी देख लेते हैं बेटा, है ना। आगे क्या कहता है? आगे ये कहता है कि जो
भरत नाम के राजा थे, जो भरत नाम के राजा थे, ये बहुत ही धर्मी राजा थे, मतलब धर्म के रास्ते पर चलते थे। धर्म मतलब सही काम, धर्म मतलब हिंदू मुसलमान वाला नहीं, धर्म मतलब सही काम करने को धर्म कहते हैं। तो ये एक बहुत ही धर्मी राजा थे, एक बहुत ही राइटियस किंग थे, बिल्कुल सही सही काम करते थे। और इनके लिए एक बात प्रसिद्ध थी कि इन्होंने विभिन्न राज्यों को एकीकृत करके रखा था, यानी कि जो अलग अलग किंगडम्स थे, अलग अलग साम्राज्य थे, उन सभी को एकजुट करके जो है इन्होंने रखा था। इस प्रकार से इन्होंने भारत के अंदर एक प्रॉस्परस सोसाइटी, यानी कि एक समृद्ध समाज की स्थापना की थी, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलते थे, सारे राज्यों को एक साथ लेके चलते थे, किसी को तितर बितर नहीं होने देते थे। तो इसलिए इन्होंने एक बहुत ही समृद्ध समाज की नींव रखी थी। तो इन्हीं राजा भरत के नाम पर भारत शब्द निकल के आया है। तो भारत शब्द मिला है राजा भरत से हमको, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, आगे और देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आपको यहां पर एक चीज और दिखेगी कि केवल आप भारत शब्द तो यूज नहीं कर रहे। भारत तो आप समझ गए कि भारत कहां से आया है, भारत आया है राजा भरत के नाम से, लेकिन भारत के आगे एक शब्द भी तो लगता है ना यार। भारत के आगे एक ये वर्ष नाम का शब्द भी तो लगता है ना। वर्ष का मतलब क्या है? तो देखो, वर्ष का मतलब होता है कोई क्षेत्र या कोई भूमि को दर्शाता है, ठीक है ना। तो जब भी वर्ष शब्द लिखा होता है तो वर्ष का मतलब क्या है? या तो कोई एरिया या फिर कोई लैंड। अब देखो पूरा नाम बनेगा भरत राजा का क्षेत्र। भरत राजा का क्षेत्र, भरत राजा का क्षेत्र है, तो भरत राजा को दर्शाने के लिए शब्द यूज किया भारत, और भरत राजा के क्षेत्र को दर्शाने के लिए शब्द यूज किया वर्ष, तब वो पूरा नाम पड़ा भारतवर्ष। तो इसके अर्थात क्या नाम हो गया? भारतवर्ष का मतलब भरत राजा के क्षेत्र को भारतवर्ष कहा जा रहा है। अब क्लियर समझ में आया? वो निकल के आ रहा है निचोड़ उसमें से पूरा, ठीक है। अच्छा, चलो अब आगे और देख लेते हैं। प्राचीन समय में क्या क्या शामिल था भारतवर्ष के अंदर? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इंडिया वाला हिस्सा जिसको हम भारत खंड कहते थे ये भी आता था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो क्या बेटा पश्चिम में केवल अफगानिस्तान तक रुक जाता था भारतवर्ष? जी नहीं, पश्चिम में कहां तक जाता था? कश्यप सागर तक जाता था। आज के टाइम पे कैस्पियन सी बोलते हैं, उस टाइम पर कश्यप सागर बोलते थे, वहां तक जाता था। अगर आपसे पूछ ले कि क्या मिस्र यानी कि इजिप्ट भारतवर्ष का हिस्सा था, ये खास क्वेश्चन है, खास मैं बता रहा हूं मैं आपको, तो हां बोल दीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। जो इजिप्ट था ना आपका, इजिप्ट भी भारतवर्ष का हिस्सा माना जाता था। जी हां, ओके। चलो इसको भी अब हम क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और देखें ये जो भारतवर्ष का पूरा इलाका है ना, भारतवर्ष के अंदर आपने जितना भी पूरा ओवरऑल पढ़ लिया, इंडिया और उसके आसपास पड़ोसी वड़ोसी सब आपने पढ़ लिए। भारतवर्ष का जो पूरा इलाका है, वेदों के अनुसार भारतवर्ष की इस पूरी जमीन पर, भारतवर्ष की इस पूरी भूमि पर कई देवी और देवताओं ने जन्म लिए थे। कभी कभी दिमाग में डाउट आता होगा ना कि यार सारे भगवान इंडिया में ही काहे को मिलते हैं? तो केवल इंडिया में नहीं, क्योंकि केवल इंडिया तो सिर्फ भारत खंड है, हम तो भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। भारतवर्ष बड़ा था, आप समझ रहे हो, लगातार कैस्पियन सी तक फैला था। तो केवल इस भारतवर्ष इलाके में ही क्यों सारे देवी देवता जन्म लेते थे? चलो ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसा इसीलिए है दोस्त, क्योंकि उस जमाने में केवल भारतवर्ष का ही जो इलाका था वो समृद्ध था, यहां की मिट्टी उपजाऊ थी, यहां का पानी पीने योग्य था। तो इसीलिए यहां पर ज्यादातर चाहे मानव हो चाहे देवी देवता हो, ये सब यहीं पर जो है जन्म लेते थे, ना कि किसी दूसरी जगह पर अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो वेदों के अनुसार कई देवी देवताओं ने भारतवर्ष की जमीन पर जन्म लिया है, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं रामायण घटी,
महाभारत घटी, तो कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत कहां पर घटी है? भारतवर्ष में ही घटी है ना, भारतवर्ष में घटी है। और अगर रामायण और महाभारत को हम एग्जैक्टली सही बात करें तो भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है, पूरे में नहीं घटी थी। रामायण और महाभारत केवल भारत खंड तक सीमित थी, यानी कि केवल इंडियन मैप तक सीमित थी, ठीक है ना, इसको हम याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे, आगे हमारे पास और क्या है। आगे हमारे पास और यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट हमने कर लिया। हाँ नहीं, एक पॉइंट और सुनो। भारतवर्ष का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसने भारत की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी में, यानी कि राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। ये पॉइंट अभी आगे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। साथ ही साथ भारतवर्ष हमारे पूरे इलाके की एकता को, यूनिटी को, कल्चर को दिखाता है। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भारतवर्ष हमारी ऐतिहासिक, हमारी कल्चरल, इन सब चीजों को दर्शाता है। जब भी हम भारतवर्ष शब्द बोलते हैं तो हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति, इन सब चीजों को दर्शाता है भारतवर्ष। तो ये तो कॉमन सा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जब आप राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। तो जन गण मन जो राष्ट्रगान है उसमें एक शब्द आता है भारत भाग्य विधाता। क्या शब्द आता है? भारत भाग्य विधाता। इसका मतलब समझते हो आप? भारत भाग्य विधाता का मतलब क्या है? भारत भाग्य विधाता मतलब भारत के ऊपर कोई ऐसी परम शक्ति है जो भारत के भाग्य को निर्धारित करती है, जो इंडिया की डेस्टिनी को डिसाइड करती है। भारत भाग्य विधाता, यानी कि ये जो भारत की भूमि है, इसके ऊपर एक ऐसी परम शक्ति है जो भारत के डेस्टिनी को, जो भारत के पूरे भाग्य को हमेशा बनाती रहती है, हमेशा संभाल के रखती है, ठीक है। तो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो हम शब्द बोलते हैं भारत माता, जो हम शब्द बोलते हैं भारत माता, तो भारत माता से हम क्या दिखाना चाहते हैं? भारत माता से हम अपने देश को एक मां के रूप में दिखाना चाहते हैं। मां क्या होती है? मां कैसे अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है, उनका पालन पोषण करती है, उनकी चिंता करती है, उनको प्यार देती है, दुलार देती है। तो जैसे एक मां अपनी संतान का ध्यान रखती है, ऐसे ही हमारी ये जो भारत की भूमि है, ये एक भारत माता है और ये इस भूमि पर रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखती है, उनकी चिंता करती है, उनको प्यार दुलार देती है, उनको संजो के संभाल के रखती है। तो ये भारत माता का भी मतलब यहां पे निकल गया। तो अब यहां पर अगर हम एक कंक्लूजन निकाल दें कि इन शॉर्ट जो भारतवर्ष है वो क्या दर्शा रहा है, वो प्राचीन समय का जो भारत था उसको तो दर्शाता ही दर्शाता है, लेकिन उसके साथ साथ भारत देश के इतिहास, संस्कृति और वहां के धर्म को भी दर्शाता है। ये वही रिपीटेड वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा और कोई समस्या वाली चीज नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप फिजिकल एरिया की बात करोगे कि इसका फिजिकल एरिया कहां कहां तक फैला था, तो वो पॉइंट हमने ऑलरेडी यहां पर कवर कर ही लिया है, ठीक है ना। अच्छा, कवर हमने यहां पर कर ही लिया है और ओके है, ठीक है। यहां पर हमको, मैं बस देख रहा हूं कि और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको कवर ना कराया हो। ये पॉइंट 20 यहां पे खत्म हो गया। मैं ऑलरेडी आपको ये सारा पोर्शन जो है बता चुका हूं कि जो भारतवर्ष है वो कहां से कहां तक फैला था, वो मैंने आपको बताया ही। उत्तर में हिमालय थे, उत्तर में हिमालय थे और दक्षिण में हिंद महासागर था। कायदे से ये भारतवर्ष नहीं था, ये भारत खंड था। कि उत्तर में तो अपने को हिमालय दिख गए और दक्षिण में अपने को हिंद महासागर दिख गया, यानी कि बस ये बीच वाला जो पोर्शन था ये भारत खंड था। और भारत खंड से कहीं बड़ा कॉन्सेप्ट भारतवर्ष का है दोस्तों। तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। मैंने पूरा प्रयास किया है, लेक्चर हुआ है मात्र आधे घंटे का। आधे घंटे मैंने आपको पूरा प्रयास किया है कि आपका समय कहीं भी कुछ भी मैं ऐसी चीज बताने में वेस्ट ना करूं जो आपके प्रीलिम्स में बने ना, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है। कम समय में आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर कट हो, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोई चीज देखने आते हो तो आप उसमें सटीकता की उम्मीद करते हो, सटीकता के साथ साथ एक्सप्लेनेशन की उम्मीद करते हो, ना कि मेंस लेवल की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां मैं आपको बताऊं, वहां से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यहां से दोस्तों जो है दबा के बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो
तो जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि नए टॉपिक्स तो मैं आपको इस सीरीज में कवर करवा ही दूंगा सारे के सारे, लेकिन नए टॉपिक्स के अलावा 85% 85% टॉपिक्स तो वही सेम पुराने रिपीट हो रहे हैं। तो वो सारा का सारा नया पुराना सारा का सारा माल पानी प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स चलता है अपना हर साल, 2024 का है इस बार। आपको लगभग 400 के आसपास इसमें लेक्चर्स हैं, और कैसे वो लेक्चर्स देखने हैं बाकायदा उसका आपको टाइम टेबल बना के दिया जाता है, कब क्या समय के अनुसार देखना है। और लगभग 200 के आसपास पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, जो करना है करो, बढ़िया। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारा माल आपको इसमें मिल जाएगा। वन सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट प्रीलिम्स। कहीं आपको गलती से भी याद आ जाए कि भैया केवल प्रीलिम्स पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं, केवल एमपीपीएससी में प्रीलिम्स पढ़ने से पेपर नहीं निकलता, मेंस भी पढ़ना पड़ता है, अगर आपको ऐसा ख्याल आ जाए तो दोस्तों ये है हमारा 2024 का नए सिलेबस के ऊपर आधारित एक कंप्लीट मेंस कोर्स। और खासियत क्या है, इंदौर के अंदर जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं डायरेक्टली उनके ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपको भी वही कंटेंट मिलेगा सेम ऑफलाइन वाला। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स भी इसके लिए अवेलेबल है, 2-2 साल की वैलिडिटी है, खूब अनलिमिटेड देखिए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगानी है 5000 क्वेश्चन के आसपास, सब डिजिटल, फोन पे ही क्वेश्चन, फोन पे ही आंसर, हिंदी इंग्लिश, लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज सही, जो करना चाहो। कंप्लीट टेस्ट सीरीज जेब में रहेगा आपके, सारे 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो की आवश्यकता नहीं है, जेब में लेके चलो। और एक्सप्लेनेशन आएगा, टिक करोगे आंसर मिलेगा, एक्सप्लेनेशन नीचे आएगा। एनसीईआरटी मेरा पर्सनल फेवरेट कोर्स, क्लास 6th से 12th तक वर्ड टू वर्ड सारी एनसीईआरटी इसमें कवर करवाई जाती हैं एकदम निचोड़ के। अभी तक इसमें क्लास 6th की सारी एनसीईआरटी सारी किताबें पढ़ा चुके हैं, क्लास 7th की सारी किताबें पढ़ा चुके हैं, क्लास 8th की किताबें चल रही हैं, लगभग 90 लेक्चर हो चुके हैं। आप तो इनमें से कोई भी कोर्स कभी भी ज्वाइन करोगे आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलती है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहां पर होता है ये दोस्तों जानदार और शानदार सेशन खत्म। ये सीरीज यूं ही निरंतर चलती रहेगी, और जितने भी नए टॉपिक्स आपके जुड़े हैं नए सिलेबस में वो सारे आपको यूं ही कम समय के अंदर लेकिन सारी डिटेल्स के साथ कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा 2 सीरीज मैंने आपको और बताई हैं ऑलरेडी कि प्रीलिम्स 2024 में क्या क्वेश्चंस आएंगे, उनकी एक बहुत तगड़ी सीरीज है, उसको फॉलो करिए, छोटी छोटी सीरीज है। और डेली एमपी के क्वेश्चंस लगाइए आस्था मैम वाली सीरीज से, तो एमपी होती चलेगी, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो पता होते चलेंगे, सारे नए टॉपिक्स होते चलेंगे, और पुराना 85% सिलेबस पढ़ना है। तो ये है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये भी आपका काम करवा के देगा। मुलाकात करता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बढ़िया रहे, स्वस्थ रहिए और मजे से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।